इस दृष्टि से हम सबसे पहले यदि भारत के सामर्थ्य की बात करें तो ऐसा हम देखते हैं कि विश्व के सर्वाधिक 20% युवा आज भारत के पास हैं और विश्व के सबसे ज्यादा 6,70,00,000 माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म व लघु उद्योग भी आज भारत में हैं। विश्व की सर्वाधिक खेती योग्य भूमि 18 करोड़ हेक्टेयर भारत के पास ही है। विश्व के अन्य अनेक देश चीन और रूस, कनाडा आदि के पास भारत की तुलना में भौगोलिक क्षेत्रफल चाहे 4 गुना हो, लेकिन उनके पास खेती योग्य जमीन हमसे कम है। उदाहरण के लिए चीन का क्षेत्रफल हमसे ज्यादा होते हुए भी चीन के पास आज खेती योग्य भूमि केवल 9 करोड़ हेक्टेयर है, हमारे पास 18 करोड़ हेक्टेयर है। और इस 18 करोड़ हेक्टेयर में से 7 करोड़ हेक्टेयर आज सिंचित है, लेकिन नदियों में जो पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है उस पानी को यदि हम ठीक से उपयोग करें तो 14 से 16 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर सकते हैं। यदि हम आज अपने देश की 14 करोड़ भूमि को भी सिंचित कर लेते हैं तो विश्व की 500 करोड़ जनसंख्या अर्थात 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करके और भारत एक खाद्य महाशक्ति विश्व की बन सकता है। और आज सर्वाधिक ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स भारत के पास हैं। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में चाहे क्षेत्रफल सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन सर्वाधिक ऑर्गेनिक कल्टीवेटर्स आज भारत के पास है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसको देखते हुए और यदि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि उपज है उसको अगर हम वहां पर जीरो टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हुए किसानों को उस फूड सिस्टम का पार्ट बना दें। किसान अपनी फसल की खेती करके फसल बेच के तो अधिक आय नहीं अर्जित कर सकता है, क्योंकि अगर गेहूं के दाम 2 रुपए किलो भी बढ़ जाएंगे तो पूरे देश में उस महंगाई को लेकर बड़ा विरोध होगा। लेकिन अगर हम किसानों को फूड सिस्टम का पार्ट बना दें, यानी कि चाहे गेहूं से आटा, मैदा, सूजी और ब्रेड बनाने की बात हो, चाहे टमाटो से टमाटो सॉस की बात हो, चाहे पोटैटो से पोटैटो पाउडर, पोटैटो चिप्स आदि की बात हो, तो मुझे लगता है कि गांवों में जो कृषि फसलें उत्पन्न होती हैं उन कृषि उपजों के ऊपर अगर हम वैल्यू एडिशन के ऐसे उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में लगा सकते हैं, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, चाहे वो फार्मर्स कोऑपरेटिव के रूप में हो, चाहे विलेज लेवल एंटरप्राइज के रूप में हो, किसी भी प्रकार से यदि हम फार्मर को उस फूड सिस्टम का पार्ट बना देते हैं और जो गांवों में जो कृषि उपज है उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के होंगे तो निश्चित मानकर चलिएगा आज जो हमारी कृषि क्षेत्र की जो आय है उसको हम बड़े आराम से 4 गुना कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे जीडीपी में 15 से 16% एग्रीकल्चर का योगदान है। तो इसे बड़े आराम से जो आज हम 30 लाख करोड़ रुपए का जो एग्रीकल्चर की इनकम है उसको बड़े आराम से हम 150 लाख करोड़ पे ले जा सकते हैं। हमारे जीडीपी का 2/3 कृषि से ही आने लग जाएगा। तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो आय होगी वह एक प्रकार से देश में बड़ी मात्रा में मांग का सृजन करती है। अगर किसान को 2 लाख रुपए अधिक मिलेंगे तो वह घर में अपने अनेक प्रकार के साज सामान लाएगा, मिक्सी लाएगा, पंखा लाएगा, फ्रिज लाएगा, ऐसे विभिन्न प्रकार की तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड भी पैदा होगी। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में यदि उत्पादन बढ़ता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, तो स्वाभाविक रूप से हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, लोगों को आय प्राप्त होगी तो वे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय करेंगे, खरीदारी करेंगे। जब वे वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो फिर उत्पादन बढ़ेगी, बढ़ाने की आवश्यकता होगी, फिर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर उत्पादन बढ़ेगा। हम विकास के एक ऐसे अनवरत चक्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसमें स्वतः स्फूर्त विकास की अवस्था अपने देश की आ सकती है। तो सबसे पहला जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हमको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें गांवों में यह जो है जीरो टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को लगाकर और किसान को उस फूड सिस्टम का पार्ट बना के और गांवों में जो कृषि उपज है उस कृषि उपज के निर्यात योग्य अगर जो है उत्पाद हम वैल्यू एडिशन के माध्यम से बना सकते हैं तो एक सबसे हम ये कह सकते हैं कि पहला कदम हमारा यही होना चाहिए
कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह क्रांति लाएं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमें वर्तमान की भारत की यदि अवस्था को, स्थिति का अगर विश्लेषण करें तो आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हम देखें तो चाइना का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 28%। 1986 के पहले चीन की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से लगभग 15% कम थी और परचेजिंग पावर पैरिटी पे के आधार पर उसकी चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 20% कम थी। लेकिन चूंकि चीन ने अपना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 28% हाईएस्ट कर लिया, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, इसलिए चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में लगभग 4.5 गुनी, हम कह सकते हैं सुविधा के लिए 5 गुनी हो गई। और इसके कारण आज चीन में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी मिडिल इनकम ग्रुप का परसेंटेज विश्व में सर्वोच्च है, यानी कुल जनसंख्या में मिडिल इनकम ग्रुप का परसेंटेज चीन में सबसे ज्यादा है। यह उसने चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक अच्छा स्थान बनाने से हुआ, उसने अमेरिका को भी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी चाइना बन गया। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि चीन और भारत की जनसंख्या लगभग आसपास है और उस चीन की जनसंख्या वर्ल्ड में उसका शेयर 18.4% है, भारत का वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 17.6% शेयर है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3% है और इसलिए यह जो अंतर है इसे पाटने की आवश्यकता है। दूसरी ओर हम देखें तो जापान, जिसका विश्व की जनसंख्या में केवल 1.6% शेयर है और उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 7 से लेकर 12% तक कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 20 वर्षों में। और हम देखते हैं कि 28% चाइना का, 17.5% अमेरिका का, 45% इन दो देशों का हो जाता है। उसमें हम जापान का औसत 10% मान लें तो ये 54% हो जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें 6%, 7% जर्मनी का जोड़ दें तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 60% शेयर तो 220 देशों में से केवल इन 4 देशों का हो जाता है। यह जो विषमता है विश्व में, इसी के कारण आज हम देखते हैं कि विश्व के प्रति व्यक्ति आय में 1:400 से भी ज्यादा का अंतर आ जाता है। तो अगर भारत को निश्चित रूप से अपना आने वाले समय में यदि आर्थिक दृष्टि से उत्कर्ष के मार्ग पर बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल देना होगा। तो दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि आज भारत का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में केवल 3% हिस्सा है, जबकि हम वर्ल्ड की 17.6% जनसंख्या है। तो ऐसे में हमें अपना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में तो शेयर बढ़ाना ही है, लेकिन एक और भी अधिक चिंता की बात यह है कि ये 3% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर है, इसमें भी आज 2/3 या 3/4 तक योगदान विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है। अर्थात चाहे हमारा जूते का पॉलिश हो तो 75% रैकेट एंड कॉलमैन का चेरी बिकता है, और अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखें तो 100% फॉरेन मल्टीनेशनल्स के हैं। और अगर हम इसके आगे चलें तो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टीवी फ्रिज हो, चाहे कारें हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, सभी में, चाहे मेट्रो ट्रेन हो, सभी में मैन्युफैक्चरिंग में आज बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है। तो बल्कि सवाल तो उठकर यह खड़ा होता है 5 साल बाद इस देश के उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण रहेगा, आपका, हमारा, या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि हम अपने देश में का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाएं और कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के साथ साथ मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स का भी हम बढ़ाएं। कई बार बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मेक इन इंडिया के नाम पर यहाँ पर अपना, जैसे चाइनीज कंपनियां अपने MI4 फोन और ये सब सारे पुर्जे बाहर से लाती हैं और 4% वैल्यू एडिशन यहाँ करती हैं और उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिख देती हैं। या चाहे हम देखें, चाहे फिलिप्स का बल्ब या ट्यूबलाइट हो, तो फिलिप्स का बल्ब और ट्यूबलाइट यदि हम खरीद कर लाएंगे तो उसका प्रॉफिट हॉलैंड जाएगा, क्योंकि फिलिप्स हॉलैंड की कंपनी है। बजाज या सूर्या का लाएंगे या और कोई भारतीय ब्रांड, अजंता या कोई भी लाएंगे, 50 भारतीय कंपनियां भी हैं। अगर हम मेड बाय इंडिया या मेड बाय भारत प्रोडक्ट खरीदेंगे, केवल मेड इन इंडिया न देखकर हम ये देखें कि मेड बाय इंडिया होना चाहिए, तो हम देखते हैं चाहे बल्ब ट्यूबलाइट में फिलिप्स हॉलैंड की कंपनी है, तो भारत की बजाज, सूर्या, ऐसी 20 कंपनियां हैं।
चाहे आज हम आइसक्रीम या चॉकलेट में देखें तो नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है, हमने अगर नेस्ले के प्रोडक्ट खरीदे तो प्रॉफिट स्विट्जरलैंड जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड का होगा। और अगर हमने अमूल या सागर या कोई भी भारतीय ब्रांड खरीदा पाउडर के दूध का या आइसक्रीम का या चॉकलेट का, तो वह सारा प्रॉफिट यहाँ रहेगा। आप देखिए स्विट्जरलैंड की वर्ल्ड में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट गिनी जाती है, हमारी तुलना में उसकी पर कैपिटा इनकम 400 गुनी है। तो क्यों, मान लो जैसे हम देखते हैं अपने देश में व्यक्ति दूध निकालता है, उस दूध को किसी कंपनी को बेचता है, भारतीय किसान ने दूध निकाला, उसके बाद जिस कंपनी को बेचा उसमें भी मजदूर से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक भारतीय ही हैं। लेकिन अगर उस पर छाप नेस्ले की लगेगी तो प्रॉफिट स्विट्जरलैंड जाएगा, और अगर उस पर छाप अमूल या सागर या कोई भारतीय ब्रांड की लगेगी, नोवा या कोई भी, तो वो उसका प्रॉफिट टेक्नोलॉजी सब कुछ देश में रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भारत और स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय में यह 300 से 400 गुना अंतर पिछले कई दशकों से रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे रॉ मटेरियल्स को हमारे देश की धरती पर फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का काम विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं, या फिर वो अपनी धरती पे करके यहाँ लाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि यदि हमको भारत को महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो केवल 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 मेड बाय भारत या मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स और सर्विसेज हमें खरीदनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं स्वदेशी या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वह हमारी है इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म, स्वदेशी या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा। इस आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा की बात को ही मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि जापान, जिसकी विश्व की जनसंख्या में शेयर केवल 1.6% है, उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन लगभग 10% है। तो उसका कारण यह है कि जापान के लोगों में उच्च आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या स्वदेशी का भाव, और इसलिए जापान में केवल 4% कारें विदेशी बिकती है, बाकी 96% कारें मेड बाय जापान बिकती है। टोयोटा या दूसरे जापानी ब्रांड ही बिकते हैं, कोई जापानी नागरिक विदेशी कार नहीं खरीदता। और लगभग हमारे देश में ठीक इसका उल्टा है, हमारे देश में मेड बाय भारत कारें टाटा और महिंद्रा की 13% बिकती हैं, और बाकी 87% कारें हम विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की खरीदते हैं, चाहे वो होंडा हो, हुंडई हो या अन्य टोयोटा हो या विदेशी ब्रांड। मैं यहाँ पर एक और उदाहरण, दो उदाहरण और जोड़ देना चाहता हूँ कि आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या स्वदेशी का भाव जापान में कितना प्रबल है। हमें याद होगा पहले डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, तब कैमरा रोल आता था। तो दुनिया में दो तरह के कैमरा रोल प्रमुख रूप से प्रचलित थे, कोडाक और फ्यूजी। कोडाक अमेरिकन था, फ्यूजी जापानी था। कोडाक की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण दुनिया में 70% कोडाक बिकता था, 30% फ्यूजी बिकता था। लेकिन जापान में एक भी कैमरा रोल कोडाक का नहीं बिकता था, क्योंकि जापानी नागरिक को लगता था कि चाहे अच्छा या बुरा, मुझे मेड बाय जापान ही खरीदना चाहिए। तो 90 के दशक के बीच में कोडाक कंपनी ने अपने कैमरा रोल की कीमत जापान में आधी कर दी, ताकि फ्यूजी की तुलना में आधी कीमत में जब मिलने लगा तब भी कोई जापानी नागरिक नहीं खरीदता, विदेशी पर्यटक भले ही खरीद कर ले आते थे। इसलिए थक हार कर कंपनी ने वापस जो है अपने कोडाक की कीमत पूर्ववत फ्यूजी के बराबर कर दी। एक और उदाहरण के लिए अमेरिका का कैलिफोर्नियन राइस बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, लॉन्ग ग्रेन और फाइन एरोमेटिक, अच्छी खुशबू वाला चावल है। वो जापान में आधी कीमत में अवेलेबल हो जाता है। पहले जापान में चावल का आयात खुला नहीं था, अमेरिका के दबाव में उन्होंने खुला किया, फिर उनके सुपरमार्केट्स में जापानी चावल ही बिकता था, वो रखते ही नहीं थे, तो उन्होंने जापान पे दबाव डाला, जापान ने अपने सुपरमार्केट्स पे दबाव डाला कि भाई अमेरिकन कैलिफोर्नियन राइस को भी रखा करो। लेकिन जब कैलिफोर्नियन अच्छा लंबे दाने वाला अच्छी खुशबू वाला चावल आधी कीमत में उपलब्ध होता था, जापानी चावल दुगनी कीमत में मिलता था, मोटा होता था, छोटे दाने का होता था, खुशबू नहीं थी, स्वाद अच्छा नहीं था, फिर भी जापान के नागरिक ये कहते हैं कि अगर हमने एक बार जापानी चावल खरीदना बंद कर दिया तो जापान का किसान अगर चावल की खेती बंद कर देगा तो हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। कहने का मतलब यह है कि केवल 1.6% पॉपुलेशन वाला जो जापान है, उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 10% कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कारण
आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या स्वदेशी का प्रबल भाव जापान के नागरिकों में होना है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे दृष्टि से देखें तो ऐसा दुनिया के सभी देशों में स्वदेशी का भाव किसी न किसी रूप में चलन में रहता आया है। अब जैसे हमारे देश में हमने देखा कि पिछले दिनों देश का लगभग 3/4 उत्पादन तंत्र पर आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कब्जा कर लिया। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक में 50-60 ब्रांड थे, विबू, सोनोला, थम्स अप, लिम्का, वो सारे के सारे या तो बंद हो गए या फिर कोका कोला और पेप्सी ने उनको टेक ओवर कर लिया। जैसे पेप्सी ने कोका कोला कंपनी ने अपना जो बिस्लरी का जो ब्रांड था चौहान ब्रदर्स का, पार्ले प्रोडक्ट्स का, थम्स अप, लिम्का सारे उसके थे, तो उसको उन्होंने खरीद लिया। 600 करोड़ की बिक्री वाली वो थी जो आप आज थम्स अप कोका कोला कंपनी के पास है। ऐसे हम देखें तो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक के क्षेत्र में ले लो, चाहे उसके आगे चले तो टीवी फ्रिज में 100% 1994 के पहले मेड बाई भारत हुआ करते थे, लेकिन पहले सबसे पहले रेफ्रिजरेटर्स में अमेरिकन व्हर्लपूल कंपनी आई। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला रेफ्रिजरेटर कैलविनेटर था, तो उन्होंने उस कैलविनेटर कंपनी को खरीद लिया और कैलविनेटर कंपनी को खरीद कर नाम व्हर्लपूल कर दिया। तो एबी इलेक्ट्रोलक्स स्वीडन से आई, 90 लाख लोगों का देश है स्वीडन। वो आई और उन्होंने कहा कि ये कैलविनेटर ब्रांड आप काम नहीं ले रहे हो, तो व्हर्लपूल कंपनी से खरीद लिया। और उसके बाद में उसने बिरला की ऑल्विन को खरीद लिया, उसके बाद उसने महाराजा इंटरनेशनल को खरीद लिया, उसने अपना इलेक्ट्रोलक्स ब्रांड भी मार्केट में लॉन्च किया, ये कैलविनेटर के नाम से भी। और एक प्रकार से क्यों देखें तो आज रेफ्रिजरेटर्स का 75% मार्केट विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में, सैमसंग, सैमसुई। और अब आप कहेंगे कि देशी कंपनी बनाए या विदेशी कंपनी बनाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पर उत्पादन नहीं करती हैं, केवल उनको असेंबल करने का काम करती है। आज हमारे देश में हम चाहे एटीएम असेंबल करना है तो भी इरिक्सन या दूसरी विदेशी कंपनियों का सारा हिस्से पुर्जे लाके यहाँ केवल पेचकस से उसको जोड़ देते हैं या शोल्डरिंग कर देते हैं। चाहे वो पासबुक प्रिंटर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर में, जैसा मैं कह रहा था कि जैसे ही व्हर्लपूल कंपनी ने कैलविनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को लिया तो उसने मिनी कंप्रेसर यहाँ से पे बनाना बंद कर दिया और अमेरिका से लाना प्रारंभ कर दिया। मिनी कंप्रेसर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया। एक रेफ्रिजरेटर में जो टेक्नोलॉजी लगती है वो उसके मिनी कंप्रेसर में लगती है, बाकी तो अलमीरा का ढांचा है। तो वो वहां से तो सारी कंपनियां धीरे धीरे इस तरह के जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्टिविटीज हैं, प्रौद्योगिकी प्रधान जो क्रियाएं हैं, वो सारी देश के बाहर करती हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन किट बाहर से लाती हैं या उन हिस्से पुर्जों को केवल जोड़ने का काम करती है। जैसे इसी उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो जब मिनी कंप्रेसर की यूनिट उसने बनाना बंद कर दिया तो एक टेक्मा करके पोर्टुगीज कंपनी आई, उसने यह मिनी कंप्रेसर का कारखाना व्हर्लपूल से खरीद लिया। फिर उसने श्रीराम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड का भी एक कारखाना हुआ करता था मिनी कंप्रेसर का, उसे भी खरीद लिया। धीरे धीरे उसने पूरे देश में मिनी कंप्रेसर्स के उत्पादन में मोनोपोली कर ली। पहले जो मिनी कंप्रेसर या रेफ्रिजरेटर बनता था तो उसके कच्चा तांबा, सीसा, लोहा जो खनिज होते थे उससे धातुएं बनती थी, उनसे सारे अलॉयज बनते थे, उनसे सारे पिस्टन सिलेंडर आदि सामान बनते थे उन्हीं से। तो एक रेफ्रिजरेटर की उस जमाने का 10,000 के रेफ्रिजरेटर में जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन के कारण 50,000 रुपए का एम्प्लॉयमेंट और टर्नओवर जनरेट होता था। इसको मैं बाद में स्पष्ट करूंगा कैसे कई गुना जनरेट होता है डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में हिस्से पुर्जे स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए और बनाने के कारण। तो कहने का मतलब यह है कि उसने जब टेक्मा ने मिनी कंप्रेसर बनाने का सारे कारखाने देश के खरीद लिए तो उसके बाद में उसने मिनी कंप्रेसर बनाना बंद कर दिया। वो केवल यहाँ असेंबल करने लगी, यानी कि कहीं से पिस्टन लाती अपने किसी अन्य देश में उसी की टेक्मा की ब्रांच से, कहीं से सिलेंडर लाती, कहीं से वाल्व लाती, और यहाँ केवल तो भारत को पिछले आर्थिक सुधारों के बाद एक असेंबली लाइन के देश में बदल दिया मल्टीनेशनल कंपनियों ने। जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देश में डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में सारे हिस्से पुर्जे देश में बनते थे, उन सबको देश के बाहर से लाकर यहाँ केवल उनको असेंबल करने का काम शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए हमारे देश में 25 से अधिक मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशंस हैं और उन मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशंस में सरकार, हम सोचते हैं शायद हमने ये बड़ी प्रगति कर ली, हम अपने देश में इतनी मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन उसमें हम कर कुछ नहीं रहे। हम क्या करते हैं, एक मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बना देते हैं
200-250 ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारियों और टेक्नोक्रेट्स को उसमें नौकरी रख देते हैं और उसके बाद में टेंडर करते हैं कि भाई कोई भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आए और अपना रोलिंग स्टॉक लाए और यहाँ मेट्रो ट्रेन चलाए और जनता से पैसा वसूल करे और अपना मुनाफा और जो भी उसकी कीमत है उन रोलिंग स्टॉक की वो अपने देश में ले जाए। उदाहरण के लिए मान लो जैसे ये जो दिल्ली मेरठ वाला जो ट्रैक बन रहा था, चाइनीज कंपनी को जो ट्रैक का काम गया था, उस पर रोलिंग स्टॉक का जो ठेका था वो उसके कोई मई महीने में इसी गए मई महीने में 2,500 करोड़ का बॉम्बार्डियर कैनेडियन कंपनी के पास गया। तो वो बॉम्बार्डियर कैनेडियन कंपनी मेक इन इंडिया के नाम पर यहाँ उन डब्बों को असेंबल करने का काम करती है। तो लोगों का पेचकस से और उससे स्पैनर से जोड़ना, वेल्डिंग, ये सारे काम होते हैं और वो अपना लगता है हमको कि ये है, लेकिन वो सारा और फिर आप और हम जो टिकट खरीदते हैं वो सारा पैसा देश के बाहर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जब तक हम अपने देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो चाहे वो छोटा मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवी फ्रिज हो, चाहे वो बल्ब या ट्यूबलाइट हो और चाहे वो मेट्रो ट्रेन का रोलिंग स्टॉक हो, उन सब में अगर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अगर उनका वर्चस्व होगा तो जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा, इस देश के उत्पादन के साधनों पर इसका नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए यदि हम मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट और ब्रांड खरीदेंगे, उदाहरण के लिए देश में जूते का पॉलिश भारतीय भी आता है, रॉबिन, गेही, कई सारे ब्रांड हैं मेड बाय भारत। अगर हम उनको खरीदेंगे तो देश का 100% पॉलिश में शू पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग भारतीयों के हाथ में आ जाएगा। और हम चेरी पे ही जाते गए थे, ये 2-3 जो ब्रांड बचे हुए हैं ये भी बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे लोग कहेंगे कि भारत के लोगों को तो साबुन या जूते का पॉलिश से लेके मोबाइल फोन तक कुछ भी बनाना नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम यदि आज जो मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं उनको खरीदेंगे, धीरे धीरे देश के उद्यमियों को यह बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, जिस समय स्वाधीनता का आंदोलन चला था और अपने देश में असहयोग आंदोलन और उसके बाद में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो अगस्त क्रांति शुरू हुई थी, उसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। तो टाटा, बिरला, देश में करीब 40 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कपड़ों से लेके और स्टील बनाने तक के कारखाने स्वदेशी के नाम पर लगाए, क्योंकि उस समय स्वाधीनता के आंदोलन में स्वदेशी का नारा था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात थी। और इसलिए देश के टेक्नोक्रेट्स भी उसमें लगे, देश के उद्योगपति भी लगे, नए उद्योगपति खड़े भी हुए और देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित भी होने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह आर्थिक सुधारों के दौर में हमने जिस प्रकार से यह सारा देश में उत्पादन तंत्र जो विदेशियों के हाथ में जाते हुए देखा, इसके संबंध में मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो यह जो आर्थिक उदारीकरण का दौर चलाया वह इसलिए चलाया कि यूरोप और अमेरिका में भयावह आर्थिक मंदी फैल रही थी 80 के दशक में। तो उनको लगा कि हमारे देश में बेरोजगारी फैल रही है, उनका जीडीपी घटने लगा, नेगेटिव आर्थिक मंदी में फंस गए थे, बेरोजगारों का आक्रोश बढ़ रहा था। तो उनको लगा कि ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज को बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अपना कुछ भी करके और अपनी ट्रेड एक्सेस हमको दे, इन्वेस्टमेंट एक्सेस दे। तो उन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पर कहा कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ सभी प्रकार के आयात खुले कर दें। उनका कहना था देयर शुड बी फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स इन द कंट्री, देयर शुड बी फ्री मोबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो हमने आयात खुले किए तो भारत का विदेश व्यापार में घाटा आर्थिक सुधारों के पहले 1991-92 में केवल $1.6 बिलियन था, $1.6 अरब। वह ये कोरोना के पहले 2018-19 में $160 अरब, 100 गुना हो गया। और विदेशों से आयात के कारण देश के हजारों हजार कारखाने बंद होते चले गए, लाखों की संख्या में होंगे। छोटे उद्यमों को अगर जोड़ लें तो माचिस और स्टेबलाइजर और बल्ब बनाने वाले कारखानों से लेके और बड़े बड़े कारखाने तक विदेशी नियंत्रण में गए। और इससे क्या हुआ कि आज जैसे अमेरिका की जो रेवेन्यू है टैक्स की, 2/3 टैक्स रेवेन्यू अमेरिकी कंपनियां अमेरिका की धरती के बाहर विभिन्न देशों में जो कारोबार करती है उससे जो अपना प्रॉफिट अपने देश में ले जाती हैं, अमेरिका की टैक्स की 2/3 इनकम उससे आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन देशों की जरूरत थी कि हम अपने बाजार खोलें।
आर्थिक वैश्वीकरण में हमने कहीं वैश्वीकरण का फायदा नहीं उठाया, हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड मार्केट में नहीं जा पाए, बल्कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हमारे सारे मैन्युफैक्चरर्स बाहर होते चले गए। और ये इसमें अब दो उदाहरण में, जैसा मैंने कहा, मैं देना चाहता हूं। इसी प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण है फ्रांस का। वहाँ एक डेनवन बड़ी प्रतिष्ठित डेयरी कंपनी है, हमारे यहाँ भी डेनवन के कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो पेप्सी कंपनी ने जाके और डेनवन कंपनी को खरीद लिया और उसका पेमेंट भी कर दिया। तो उस समय डी विलेपान फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, डेनवन हमारी प्रतिष्ठित फ्रेंच कंपनी है, ये अमेरिकन ओन्ड नहीं हो सकती। उन्होंने कानून बना के उस अधिग्रहण को रोका, उल्टा किया और कहा कि नहीं, ये नहीं बिकेगी। और उन्होंने 11 सेक्टर्स ऐसे डिक्लेयर किए कि जिसमें कह दिया कि इनको कोई विदेशी नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए डी विलेपान को चैंपियन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा जाता है। ये आप अगर सारे ग्लोबल लिटरेचर में देखेंगे तो आपको चैंपियन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म के लिए डी विलेपान का नाम आपको मिलेगा। और इसके साथ ही किस प्रकार से दुनिया के उत्पादन के साधनों पर यह विदेशी नियंत्रण या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण का दौर चल रहा है, इसको एक उदाहरण से और समझा के फिर हम देखेंगे भारत महाशक्ति के मार्ग पर कैसे बढ़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सीमेंट जैसा उद्योग, और 1999 तक 100, बल्कि सन 2000 तक 100% सीमेंट जो थी देश में मेड बाय भारत थी। आज आधी से ज्यादा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज मेड इन इंडिया बट मेड बाय स्विस कंपनीज, फ्रेंच कंपनीज। और यह आप देखिए कि यह व्यापार युद्ध कैसे चला। सबसे पहले यूरोप की 6 कंपनियों ने यह देखा कि 80 के दशक में अमेरिका और कनाडा में बड़ी संख्या में एलिवेटेड रोड्स और सीमेंट कंक्रीट रोड्स और बनने लगी। तो नॉर्थ अमेरिका में सीमेंट वाज ए सनराइज इंडस्ट्री। तो उन 6 यूरोपियन कंपनियां जो यूरोप की थी, बड़ी बड़ी सीमेंट की, लाफार्ज, इटाली सीमेंटी, हाइडेलबर्ग आदि, तो ये सारी कंपनियों को लगा कि हमें अपना कुछ भी करके और अमेरिका में ये सीमेंट इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले अमेरिका और कनाडा में 80 के दशक में अपनी सीमेंट बहुत सस्ती ले जाके बेचनी शुरू की। और इसके कारण अमेरिका और कनाडा के सीमेंट के कारखाना मालिकों ने हाथ खड़े किए, उन्होंने अपने कारखाने बेचने शुरू किए। ये इसको कहते हैं डंपिंग। जब कोई भी चीज को कॉस्ट से कम कीमत पे कोई डंप करता है, तो वो अमेरिका और कनाडा की सीमेंट इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया यूरोप की 6 सीमेंट कंपनियों ने, होलसिम, लाफार्ज आदि ने। वहां लेने के बाद उनको 90s में लगा कि ईस्टर्न यूरोप में भी वो टेक ओवर कर सकते हैं, तो उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में ऐसे ही डंपिंग करके और कर लिया। उसके बाद में 95 ऑनवर्ड्स उन्होंने लैटिन अमेरिका में सीमेंट कंपनीज का टेक ओवर शुरू किया। और लैटिन अमेरिका में उन्होंने सस्ती सीमेंट की डंपिंग शुरू की, वहां के कारखाने बिकने लगे और वो 6 यूरोपियन मेजर्स ने खरीद लिए। उसके बाद उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के 10 ही देशों में सस्ती सीमेंट की डंपिंग शुरू की, और उसके कारण वहां के कारखाना मालिकों ने अपने कारखाने बेचे और साउथ ईस्ट एशिया की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग को ये 6 यूरोपियन कंपनियों ने टेक ओवर किया। और बाद में वहां साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते से भारत में सीमेंट की सस्ती डंपिंग शुरू की। आपको याद होगा सन 2000 के आसपास कोरिया की सीमेंट देश में बहुत सस्ती आती थी, लोग उसको ज्यादा खरीदने लगे। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को लगा कि अब हमारे लिए देश में सीमेंट को बनाना बेचना संभव नहीं रहेगा, और इसलिए उन्होंने अपने टिस्को के सीमेंट प्लांट्स बेच दिए, फ्रेंच कंपनी लाफार्ज ने खरीद लिए। उसके बाद एसीसी जो देश में 20% सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज की थी, पूरे देश के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में सीमेंट प्लांट फैले हुए थे। और टाटा को लगा कि अब एसीसी को भी हमारे लिए ये यूरोपियन कंपनियों के द्वारा जो सस्ती सीमेंट कोरिया के रास्ते लाकर बेची जा रही है, हमारे लिए अब सीमेंट बनाना संभव नहीं है। उन्होंने एसीसी को बेचा, तो एसीसी को होलसिम नाम की स्विस कंपनी ने खरीद लिया। स्विट्जरलैंड कितना बड़ा है, जो अक्सई चिन्ह भारत से चीन ने छीन लिया था 1962 में, लगभग उसके बराबर है। अक्सई चिन्ह 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का, स्विट्जरलैंड 41,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 41,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ऐसा छोटा सा देश और देश की 20% सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्विस कंपनी होलसिम ने ले लिया। उसके बाद में गुजरात अंबुजा बिकी, गुजरात अंबुजा को भी होलसिम ने खरीद लिया। अब होलसिम और लाफार्ज मिलकर एक हो गए हैं।
और हेडलबर्ग, इटाली सीमेंटी आदि ने भी यहाँ खरीदारी की। बिरला बंधुओं में जैसे रेमंड का सीमेंट प्लांट बिका, जुआरी सीमेंट प्लांट बिके। तो कहने का मतलब है कि आज देश का आधे से अधिक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 6 यूरोपियन कंपनियों के हाथ में चली गई। आपको और हमको पता नहीं, हम तो सोचते हैं गुजरात अंबुजा सेक्सरिया की होगी या एसीसी तो टाटा की होगी, लेकिन वो सारी विदेशी नियंत्रण में चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि कोई मुश्किल से 13,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आया था ये सीमेंट के 50% कंपनियों के टेक ओवर में। और देश में जो 1.5 लाख करोड़ की सीमेंट की बिक्री होती है, उस 1.5 लाख करोड़ की सीमेंट की बिक्री का लगभग आधी इंडस्ट्री के ऊपर यूरोपियन कंपनियों का कब्जा हो जाना, तो ये एक प्रकार से व्यापारिक युद्ध है। इसलिए इस पूरे आपने अब विश्व में किस प्रकार से प्रत्येक देश अपना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में फुट होल्ड बढ़ाने के लिए किस किस प्रकार से व्यापारिक युद्ध में भाग लेकर और किस प्रकार वह अधिग्रहण करता है, इस बात को आज समझने की आवश्यकता है। तो यह जो मैं अब अपने जो प्रारंभिक बात को यहाँ पूरी करता हूँ और हम सेकंड फेज में जाएंगे कि मेड बाय इंडिया से किस प्रकार से भारत एक आर्थिक महासत्ता बन सकता है। तो यहाँ तक आपको यह तो समझ में आ गया कि आज की तारीख में देश के उत्पादन के साधनों के लगभग 2/3 से लेकर 3/4 तक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आर्थिक सुधारों के दौर में वैश्वीकरण के नाम पे उनका वैश्वीकरण हुआ, लेकिन हमने एक प्रकार से ये आघात सहन किया, हमारे देश का उत्पादन तंत्र विदेशी नियंत्रण में गया। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और यह जो देश का उत्पादन तंत्र विदेशी नियंत्रण में जाने के साथ साथ आप देखिए कृषि पर भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आज कब्जा हो रहा है। और यह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून आदि हैं, वो उससे उनको बड़ा लाभ मिल रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, आज हम देखते हैं बाजार में किसान अन्नपूर्णा नमक किसका है? हिंदुस्तान लीवर। कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड की। हम देखते हैं नेचर फ्रेश आटा किसका है? कारगिल कंपनी। कहाँ की है? अमेरिका की। ऐसे टमाटो सॉस से लेके किसान अन्नपूर्णा टमाटो सॉस से लेके और पोटैटो चिप्स लहर और सारे पेप्सी के और ये सारे, तो क्या होता है कि जैसे जब कारगिल को अपना यहाँ पर आटा लॉन्च करना था नेचर फ्रेश, तो उन्होंने पहले किसानों की मध्य प्रदेश में जमीन ठेके पर ली। तो किसान जो जमीन का मालिक था वो बटाईदार बन गया, और बटाईदार बनने के बाद अब उसके लिए ये हुआ कि बस कंपनी के साथ 10 साल के लिए उसने अनुबंध कर लिया। वो कंपनी कहती है मेरा ये बीज लो, मेरे लिए खेती करो और अपनी फसल मुझे दे दो और प्रति एकड़ अपना तुम्हारा ले लो जितना चाहिए। तो अब खेती किसान से करवाना, उसके बाद में उसने एक बड़ी 300 टन प्रति शिफ्ट यानी 3 लाख किलो प्रति शिफ्ट से ऐसी कई सारी फ्लोर मिल्स लगा दी। तो हमारे देश की कई सारी आटा चक्कियां और रोलर फ्लोर मिल्स और वो बंद हुई। और अब खेत खलिहान से किचन तक की टोटल फूड सप्लाई चेन या खाद्य आपूर्ति श्रृंखला गेहूं से लेके आटे तक, यह जो है चाहे ये हिंदुस्तान लीवर के पास हो चाहे कारगिल के पास हो, इस प्रकार से अधिकांश क्षेत्रों में खेती में भी यह एक समस्या आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश की खेती की जमीन को भी एक प्रकार से अनुबंध पर लेकर और हमारा खेत खलिहान से किचन तक की फूड सप्लाई चेन को टेक ओवर करने का यह सारा कारोबार चल रहा है। तो इस सब में अब आवश्यकता इस बात की है कि जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर हम मेड बाय भारत प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, अगर हम आटे से लेके और रेफ्रिजरेटर तक और मोबाइल फोन से लेके और कार तक अगर हम सारे मेड बाय भारत खरीदेंगे, आज अगर मान लो हमने विदेशी कारें खरीदनी बंद करके टाटा और महिंद्रा की कारें अगर हमने खरीदनी शुरू की, जो आज 13% बिकती है, अगर आने वाले समय में 80-90% ये कारें बिकेंगी, तो इसको समझने की आवश्यकता है कि एक कार में जो सारे हिस्से पुर्जे लगते हैं वो सारे इस देश में बनेंगे। नहीं तो हुंडई ये तो अपने कंप्लीटली नॉकडाउन किट लाती है या ज्यादातर पार्ट्स बाहर से लाती है, यहाँ केवल असेंबल करने का काम करती है। तो इस पूरे उसको समझने के लिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश में मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स और सर्विसेज इनको ही खरीदें और इनको आगे बढ़ाएं, इनका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। अब इसके लिए मैं 2 उदाहरण और रखना चाहता हूं कि कैसे मेड बाय इंडिया के लिए हमको हर कीमत पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं अभी जैसा टेक ओवर का ही एक अच्छा उदाहरण मुझे आता है मार्केट में
आने का कि हमें टेक ओवर का फायदा विदेशों में उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे देश में ट्रक, बस आदि टाटा के आते थे, अशोक लीलैंड के आते थे, महिंद्रा के आने लगे बाद में। तो ये 3 कंपनियां थी और इनके पास 200 हॉर्स पावर से ऊपर का कोई मॉडल नहीं था। अचानक एबीएस वोल्वो ने अपनी 400 हॉर्स पावर के ट्रक और बस सन 2000 के आसपास भारत में उतार दिए। उस समय टाटा, अशोक लीलैंड आदि भारतीय कंपनियों को लगा कि अगर इतने बड़े हाई प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स उन्होंने मार्केट में लाए हैं तो ये अपने उस प्रॉफिट के आधार पे लो एंड मॉडल्स में हमको स्क्वीज आउट करके मार्केट से बाहर निकाल देंगे। तो लेकिन फिर टाटा मोटर्स को लगा कि हम अपना मॉडल 400 हॉर्स पावर का डेवलप करेंगे तो टाइम लगेगा और इसलिए हमें करना क्या है, तो उन्होंने देखा कि और हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी भी फेलियर हो जाए। तो उन्होंने देखा कि डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड कोरिया में बंद पड़ी है। तो उन्होंने डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड बंद पड़ी है, उसको दिवालिया हो गई है और इसलिए उसको उसके बैंकर्स ऑक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने $100 मिलियन यानी $10 करोड़ में डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड को खरीद लिया, क्योंकि कोरिया में 400 हॉर्स पावर के ऊपर के ट्रक्स के मार्केट में उसका डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड का 25% शेयर था। तो वहां रह के उन्होंने उसको टेक ओवर किया। साल भर में टाटा डेवू के नाम से उन्होंने वहां काम किया और एक नोवस नाम के वर्ल्ड क्लास ट्रक का डिजाइन डेवलप किया। उससे पहले टाटा का 95% से ज्यादा ट्रक और बस केवल भारत में ही बिकते थे, बाहर कोई जानता नहीं था टाटा का नाम। और वो वर्ल्ड में कहीं बहुत नीचे रैंक पे आता था ट्रक और बस मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स। लेकिन जब उसने ये टेक ओवर किया और वहां से एक नोवस नाम के वर्ल्ड क्लास का ट्रक डिजाइन डेवलप किया और आज वो नोवस वर्ल्ड क्लास ट्रक दुनिया के 40 देशों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, टाटा मोटर्स करती है, उसकी असेंबलिंग वहां होती है। अफजल मोटर्स पाकिस्तान में भी करती रही है, आजकल उसने शायद बंद किया है। तो कहने का मतलब है उसके बाद टाटा और उन्होंने उसके बाद मार्को पोलो से टाई अप किया, ब्राजील में कुछ यूरोपियन कंपनी को टेक ओवर किया और अल्टीमेटली आज टाटा मोटर्स देश में बस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में अपना स्थान बनाने के बाद वर्ल्ड में टाटा मोटर्स बस मैन्युफैक्चरिंग में 4थे स्थान पे आ गई और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में 5वें स्थान पर आ गई। तो जो कहीं 20वें से बहुत नीचे हुआ करती थी वह काफी अच्छी स्थिति उसकी बन गई। तो यह जो एक्विजिशंस अब्रॉड की पॉलिसी, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है, हमें किसी भी कीमत पर मेड बाई भारत प्रोडक्ट बनाने हैं और मेड बाई भारत प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमको अपना चाहे विदेशों में चलते हुए उद्यमों का अधिग्रहण करना पड़े, चाहे कोई देश में हम टेक्नो नेशनलिज्म की बात भी इसके साथ करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये देखा। अब दूसरे दो उदाहरण में और यहाँ दे देना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए टाटा की चाय बिल्कुल नहीं बिकती थी रिटेल में सन 2000 के पहले और उनको ऑक्शन में ही बेचना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में एक कंपनी टेटली दिवालिया हो गई है, उसके बैंकों ने उसको टेक ओवर कर लिया, वो नीलाम कर रहे हैं, कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है। टाटा टी ने जिसकी रिटेल में चाय नहीं बिकती थी, उन्होंने चूंकि टेटली का इंग्लैंड पूरे यूरोप में टी बैग्स में 21% मार्केट था और अमेरिका में 17% मार्केट शेयर था। तो उन्होंने देखा कि इसको खरीद लो। उन्होंने 43 मिलियन पाउंड, 4 करोड़ 30 लाख पाउंड, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, तो 4 करोड़ 30 लाख पाउंड में उसे खरीद लिया। लोगों ने कहा ये टाटा टी को क्या हो गया है, इतनी दिवालिया कंपनी, भारी कर्ज में डूबी कंपनी, ऐसी कंपनी को क्यों ले लिया है। लेकिन वो उनको उसका मार्केट शेयर जो था यूरोप और अमेरिका में, उसके कारण उन्होंने टेक ओवर किया। तो वो टेक ओवर करने के पहले टाटा टी कहीं दुनिया में 20वें 25वें नंबर पे भी नहीं आती थी। आज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड टाटा टेटली होने के बाद और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी बन गई। तो कहने का मतलब यह है, एक अब उदाहरण में तीसरा और दे दूं ताकि उसके बाद मेरी बात को समझाना मुझे बहुत आसान हो जाएगा। अब महिंद्रा का उदाहरण देखिए, इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ओनर्स का स्क्रैप का बिजनेस था दिल्ली में पार्टीशन के टाइम पे। उनके एक पार्टनर मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान चले गए, तो उनका वो बिजनेस भी अफेक्ट हुआ। और फिर इसी दिनों में भारत में कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तो भारत को कुछ जीपें आयात करनी पड़ी। उस समय जीप हम देश में नहीं बनाते थे, तो विलीज की जीपें आयात की। तो विलीज कंपनी को यहाँ पे लगा कि अगर यहाँ कोई असेंबलिंग यार्ड मिल जाए तो हम हिस्से पुर्जे लाके कंप्लीट नॉकडाउन किट लाके यहाँ जीप असेंबल कर लिया करेंगे। तो उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का
जो यार्ड था उसको टेक ओवर कर लिया, और उसको टेक ओवर उनसे बात की कि भाई हमें आपके यहाँ ये परमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जीपें असेंबल करने का काम भी हम ही यहाँ से लोकल मैकेनिक अरेंज करके करवा देंगे। तो उन्होंने विलीज जीपों का यहाँ असेंबलिंग शुरू किया। धीरे धीरे हम देखते हैं कमांडर और फिर जीपें और फिर स्कॉर्पियो और सारे आज ट्रक्स और कारें और सारी महिंद्रा एंड महिंद्रा की आती है। तो वहां से उन्होंने शुरू करके उसके बाद में उन्होंने कोरिया में सैंगयोंग बड़ी हाईटेक कंपनी ले ली और आज वो एसयू में बहुत अच्छी स्थिति में। उसके बाद में देखा कि सन 2010 के बाद देश में डिफेंस में और प्रोक्योरमेंट प्राइवेट सेक्टर से भी होने वाला है, और उनको लगा कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ की। उन्होंने देखा अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम यहाँ R&D करेंगे, डिजाइन डेवलप करेंगे, समय लगेगा। तो गिप्सलैंड ऑस्ट्रेलिया नाम की एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में थी, और वो एक 2 सीटर छोटा सा एयरक्राफ्ट एग्रीकल्चर में स्प्रे करने के काम का छोटा हवाई जहाज बना दी थी। उन्होंने उसको गिप्सलैंड ऑस्ट्रेलिया को खरीद लिया। उसके बाद 2-3 छोटी कंपनियां जो एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स बना दी उनको खरीद लिया, और फिर बेंगलोर के पास मालूर में उन्होंने यहाँ महिंद्रा का एरोस्पेस हवाई जहाज बनाने का कारखाना लगाया, और आज वो जैसी मेरी जानकारी है लगभग 22 सीटर्स 6 वेरिएंट एयरक्राफ्ट के उन्होंने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमको भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो चाहे महिंद्रा के रूट से जीप असेंबल करने के काम से शुरू करके और वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग तक आए हैं, और चाहे हम दूसरे में 2-3 उदाहरण और लेना चाहूंगा बाद में। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस बात पर आ जाते हैं कि हमें भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो कंट्रीब्यूशन केवल 3% है उसको आगे बढ़ाना होगा। हम वर्ल्ड की 16.7% पॉपुलेशन है, 17.6% पॉपुलेशन है, तो कम से कम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा उतना कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। हम उतना बड़ा मार्केट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास मार्केट है और विदेशी कंपनियों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, हम उनको बुलाएं और वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग कर दिए। तो सरोगेट मतलब उधार की कोख होती है ना, जैसे महिलाएं किसी के लिए बच्चा पालने के लिए अपनी कोख उधार देती है, लेकिन ये वो स्थिति हो जाती है कि हम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहाँ लाएं और अपना मार्केट उनको दें और कहें कि आप अपना माल असेंबल करो यहाँ और बेचो और हमसे पैसा कमा के बाहर ले जाओ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए अब मूल बात भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। तो जैसा मैंने पहला उदाहरण लिया था कि हमको गांवों में किसान को पार्ट ऑफ फूड सिस्टम बना के और वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में लाकर देश के मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाकर और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना, ये एक पहला होगा। दूसरा, हमको मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने होंगे। और मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड में मैं एक यहाँ अमूल का उदाहरण भी देकर फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अमूल का आपको सबको ध्यान होगा कि 1945 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम शुरू की। उस बॉम्बे मिल्क स्कीम में उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात से दूध इकट्ठा करने के लिए पोल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को लगाया। तो पूरे गुजरात महाराष्ट्र से दूध वो पोल्सन लिमिटेड इकट्ठा करती थी। उस समय गुजरात में खेड़ा छोटा कस्बा था, जिला भी नहीं था उस समय वो। तो वहां के करीब कोई 226 किसान 126 किसान थे। 126 किसानों ने अपनी कोऑपरेटिव बनाई और कोऑपरेटिव में कुल सारे किसानों को मिलाकर दूध कितना होता है तो 247 लीटर दूध, यानी प्रति किसान 2 लीटर दूध भी अगर गिने तो 252 लीटर चाहिए, उनका केवल 247 लीटर दूध था। और उन लोगों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम को अप्रोच किया कि आपको हम सीधे यहाँ दूध लाके दे देंगे खेड़ा से, आप सीधे हमसे लो, हम पोल्सन लिमिटेड को नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा 247 लीटर दूध 450 किलोमीटर दूर लाके दे नहीं पाओगे, उनको मना कर दिया, उल्टे पांव लौटा दिया। उन्होंने हड़ताल कर दी 15 दिन तक। तो अंत में बॉम्बे मिल्क स्कीम झुकी और कहा कि अच्छा ठीक है भाई, पूरा गुजरात महाराष्ट्र का दूध तो पोल्सन लिमिटेड कलेक्ट करके लाए, लेकिन एक खेड़ा कस्बे के लोगों का सीधे ले लिया करो। तो केवल 226 लीटर दूध 450 किलोमीटर दूर ले जाकर डिलीवर करने के लिए उन्होंने जो कोऑपरेटिव बनाई थी, धीरे धीरे उसमें 5000 मेंबर्स हो गए। फिर सर्दियों में दूध ज्यादा होता था तो उन्होंने चिलिंग प्लांट लगा दिया, उसके बाद पाउडर के दूध का प्लांट लगा दिया, बटर का प्लांट लगा दिया। आज वो 45,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाला अमूल ब्रांड बन गया उन 126 किसानों की रचना धर्मिता के कारण। और अब आप देखिए आज वो आइसक्रीम से लेके चॉकलेट से लेके अनेक प्रोडक्ट्स में, पिज्जा में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को कंपटीशन भी दे रहा है। और उसकी देखा देखी 22 स्टेट्स ने अपने यहाँ
इस प्रकार के कोऑपरेटिव 3 टियर मिल्क मार्केटिंग फेडरेशंस बनाए। और आज जैसे राजस्थान में भी सरस ब्रांड है, ऐसे मध्य प्रदेश में सांची है, ऐसे पूरे देश भर में। और 1.5 करोड़ किसान उस कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मूवमेंट के सदस्य बन गए और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया। और वर्ल्ड में पर डे पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है 350 मिलीलीटर है, हमारे यहाँ ये 450 मिलीलीटर है। तो कहने का मतलब यह है कि उन 126 किसानों के द्वारा दिखाई गई उद्यमिता, जिनका प्रति फार्मर मिल्क का सेलेबल मिल्क 2 लीटर में नहीं होता था, उन्होंने एक अमूल जैसा इतना बड़ा ब्रांड खड़ा करके भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन की एक आधारशिला रखी। तो ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं, लिज्जत पापड़ से लेके कोऑपरेटिव मूवमेंट के भी। तो यह भी एक है। यहाँ अब एक बात मैं और करना चाहता हूँ टेक्नो नेशनलिज्म की। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हमें तकनीकी राष्ट्रवाद भी अपनाना होगा। तो जहां हमने बात की इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट और फार्मर्स को फूड सिस्टम बनाने की, दूसरी बात हमने की इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म या आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा की, और उसके अंतर्गत हमें मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स ही खरीदने चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स आगे बढ़ाने चाहिए। और तीसरी बात मैं कर रहा हूँ यह है टेक्नो नेशनलिज्म की, तकनीकी राष्ट्रवाद, यानी कि हमें देश में हर प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की पहल करनी चाहिए और उसके बाद में जैसी भी टेक्नोलॉजी हम अच्छी या बुरी डेवलप करें उसी पे आगे बढ़ना चाहिए। देश की सरकार को भी वैसे ही कानून बनाने चाहिए जिससे कि हम होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए मैं एक, चूंकि समय भी होने आ रहा है, तो मैं टेक्नो नेशनलिज्म का एक जो उदाहरण मुझे बहुत रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल लगता है, मैं उससे शुरू करता हूँ। समय बचेगा तो मैं टेक्नो नेशनलिज्म पे और भी 2-3-4 उदाहरण दूंगा। उदाहरण के लिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ C-DOT ने 80,000 लाइनों तक के जो फिक्स लाइन के टेलीफोन एक्सचेंज डेवलप किए थे, वो अमेरिकन कंपनी मोटोरोला और सीमेंस कंपनी जर्मन से भी अच्छे थे, और अमेरिकन कंपनी बाद में वो मोटोरोला चाइनीज कंपनी हो गई। तो अच्छे एक्सचेंज थे। फिर भी हमारे यहाँ BSNL ने उस समय विदेशी एक्सचेंज ज्यादा खरीदे, C-DOT को कम मुनाफा हुआ। C-DOT की टेक्नोलॉजी जिन कंपनियों ने खरीदी उनको भी कम मुनाफा हुआ। फिर भी इन सारी कंपनियों और C-DOT ने मिलकर मोबाइल टेलीफोनी के लिए 2G के लिए जिसमें ये घोटाला हुआ था, उसमें एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की, कोर टेक्ट। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ कोर COR स्मॉल है, DECT कैपिटल है। दुनिया में वॉइस और डेटा एक साथ केवल इसी टेक्नोलॉजी में ट्रैवल कर सकते हैं, और दुनिया की सबसे सस्ती मोबाइल और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी सिद्ध होती। BSNL ने कुछ टॉवर्स खड़े करके दिल्ली में इसकी ट्रायल भी लगा ली थी। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर IIT चेन्नई वगैरह कई और संस्थानों ने भी डेवलप किए थे, और ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी हमने देश में डेवलप की। और अचानक हमारे देश में सरकार ने GSM टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को। हमने अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, और जब हमने GSM टेक्नोलॉजी को अपना लिया तो दुनिया के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने 15 दिन के अंदर अंदर ये सोचकर कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो ये टेक्नोलॉजी सब्सक्राइबर बेस बड़ा होने से सबसे जल्दी सस्ती होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण, इसलिए हमें भी इसको अपना लेना चाहिए। तो उन्होंने भी अपना लिया। चाइना का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था 2G में, इसलिए उन्होंने 3G में उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, और 3G टेक्नोलॉजी उन्होंने सोचा कि हम यूरोप और अमेरिका से भी डेवलप करने चाहिए। यह एक आज की आवश्यकता हो जाती है। तीसरी जो आवश्यकता मुझे लगती है इस समय में, वह यह लगती है कि हमें मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए होम ग्रोन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में डेवलप करनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम सब लोग विंडोज पे, एंड्रॉइड पे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपना नहीं है। चाइना को लगा हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले अपना रेड फ्लेक्स लिनक्स पे काम शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसके बाद में उन्होंने काइलिन बनाया, फिर नियो काइलिन बनाया। नियो काइलिन के बाद अभी वो यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और उनके 40% PC जो है आज यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं जो चाइना का है। हम अपने यहाँ बॉस को डेवलप करने की कोशिश की, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन हम उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आज चाइना ने गूगल से ज्यादा बढ़िया सर्च इंजन बायडू बना लिया। वो तो अगर 2-3 साल कोविड नहीं फैलता तो शायद हो सकता है कि दुनिया के आधे से ज्यादा लोग गूगल की बजाय बायडू सर्च इंजन काम लेना शुरू कर सकते थे। अब तो दुनिया ने चीन से दूरी बना ली है। उन्होंने ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए भी
बेडू करके एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है, शायद हो सकता है जीपीएस को भी वो रिप्लेस कर देता। तो कहने का मतलब है कि हमें हर फील्ड में, अब जैसे चाइना को लगता है कि एक डीवीडी प्लेयर के ऊपर $4.5 की उस समय रॉयल्टी बाहर जाती थी, उन्होंने कहा हम डीवीडी क्यों काम लें, उन्होंने ईवीडी डेवलप किया, एनहांस वर्सटाइल डिस्क, और ईवीडी प्लेयर्स डेवलप किए, और देश की सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि आज वहाँ ईवीडी प्लेयर्स ज्यादा पॉपुलर है डीवीडी प्लेयर्स की तुलना में। तो कहने का मतलब ये है कि हमें होम ग्रोन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में डेवलप करने की आवश्यकता है, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो और चाहे वो दूसरे प्रोडक्ट्स के फील्ड में हो। हमें अपने हर क्षेत्र में अपनी, जब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे तब तक जो है, इसलिए मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए हमें टेक्नो नेशनलिज्म का सहारा लेना होगा। और उस टेक्नो नेशनलिज्म का सहारा लेने में आप निश्चित मानकर चलिए कि हमें हर फील्ड में, जैसे चाइना ने अपना हर फील्ड में अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए उसको लगा कि ये सारे मोबाइल फोन और वायरलेस टेलीकॉम प्रोडक्ट्स इंटेल की सेंट्रिनो स्क्रिप्चर पे काम करते हैं, तो उनको लगा कि हम क्यों नहीं अल्टरनेटिव स्क्रिप्चर डेवलप करें। तो उन्होंने एक वापी, व्लान ऑथेंटिकेशन प्राइवेट इनिशिएटिव नाम की लैंग्वेज, एनक्रिप्शन लैंग्वेज डेवलप की। बीच में तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि चाइना में वही मोबाइल फोन और वही वायरलेस टेलीकॉम प्रोडक्ट्स बेचे जा सकेंगे जो वापी एनक्रिप्टेड होंगे, हम सेंट्रिनो एनक्रिप्टेड नहीं लेंगे। तो मतलब बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को चाइनीज प्रेसिडेंट से ये आग्रह करना पड़ा कि भाई ये मत करिए। तो उसके बदले में उन्होंने अपनी कई शर्तें रखी कि हमें इन फील्ड में मार्केट दो तो हम ये लागू नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हर यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी को या तो चाइनीज चिप काम में लेनी पड़ती या अपनी चिप में वो वापी के एनक्रिप्शन के राइट्स जो है रॉयल्टी चुका के लेने पड़ते। तो भारत भी इसमें बहुत पीछे नहीं है अपना प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में। आवश्यकता इस बात ये है कि हम हर फील्ड में इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप करें। तो अब मूल बात जो मुद्दे की हमको करनी है वह यह है कि आने वाले समय में अब भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए सबसे पहले तो चाइना से डीकपल करना होगा। चाइना ने पिछले दिनों में क्या किया कि हमारे देश में सस्ते प्रोडक्ट्स की डंपिंग करके और हमारा एक एक फील्ड का मार्केट ले लिया। जैसे उदाहरण के लिए सोलर पैनल में भारत के पास अच्छे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स थे जो अपना 70% आउटपुट यूरोप और अमेरिका में भेजते थे। हीरो सोलर, इंडो सोलर, विक्रम सोलर, मोजर बायर, ऐसी 49 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे। आज वो सारे के सारे बंद हो गए और क्वालिटी उनकी अच्छी थी इसलिए वो यूरोप में और अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जब से हमने 100 गीगावाट का सोलर पावर जनरेशन का टारगेट अनाउंस किया, चाइना को लगा कि भारत में इतना बड़ा मार्केट है तो उन्होंने चीप डंपिंग शुरू की। हमारे यहाँ हमारी जो कीमत थी उससे आधी कीमत में सोलर पैनल्स उन्होंने बेचना शुरू कर दिए। और हमारे साथ जापान में और अमेरिका में दोनों जगह उन्होंने सोलर पैनल सस्ते बेचने शुरू किए। तो जापान ने 100% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइनीज पैनल पर ताकि वो दुगनी कीमत में बिकने लगे, तो उन्होंने अपने उद्योगों को बचा लिया। अमेरिका ने 107% एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज पैनल्स पे लगा दी। हमने अपने देश में बनने वाले पैनल्स के को प्रोटेक्शन नहीं दिया और हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, प्रूफ भी मिल गए और 90 दिन में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का नोटिफिकेशन निकालना था फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो नहीं निकला। और आज तक जो है तो क्या हुआ कि हमारे देश के सारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स बंद हो गए, वो बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल गए। हम कई बार कहते हैं कि बैंक मैनेजर बेईमान था या इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन एक्चुअली वो चाइनीज डंपिंग के कारण देश में ज्यादातर एनपीए चाइनीज डंपिंग के कारण हमने चाइना के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी समय पर नहीं लगाई। चाइना किस तरह से हम, तो आज हमारे 90% सोलर पैनल चाइना से आते हैं। 20 से 25 हजार करोड़ रुपए साल भर के हम चाइना को देते हैं और 2 लाख लोगों का रोज वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है हमारे सोलर पैनल बनाने के लिए। ऐसे ही उसने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की डंपिंग हमारे देश में शुरू की थी और वह एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की डंपिंग जिस तरह से हमारे यहाँ शुरू की, तो हम अपने देश में सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स 80% अपने देश में बनाते थे, आज 70% चाइना से आते हैं। तो क्यों? चाइना ने बहुत योजना पूर्वक, उसने जैसे फॉलिक एसिड डलता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एपीआई फॉलिक एसिड है, तो हमारे यहाँ 6-7 हजार रुपए किलो में फॉलिक एसिड बनता बिकता था, तो चाइना ने उसकी 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू की। तो सारे बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मुलेटर्स ने चाइनीज फॉलिक एसिड मंगाना शुरू कर दिया। देश में फॉलिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, वो सारे बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। हमको उस समय जरूरत थी कि हम चाइना के फॉलिक एसिड पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं, वो हमने नहीं लगाई। तो फिर बाद में जब हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई
तो चाइना ने 2016 के जनवरी से दिसंबर के 12 महीने में फॉलिक एसिड की कीमत 11 गुनी बढ़ाकर 50,000 रुपए किलो कर दी। यानी कि हर इंडस्ट्री में वो हमको डी इंडस्ट्रियलाइज करता है डंपिंग करके, और उसके बाद में वो हमें एक्सप्लॉइट करता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आज हम अपने देश में 90% सोलर पैनल चाइना से मंगाते हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स 25 से 30% बाहर से मंगाते हैं, हम अपने इनऑर्गेनिक केमिकल्स वहां से मंगाते हैं, हम अपनी एपीआई 70% वहां से। तो ये चाइना से आने वाले माल के संबंध में डीकपल करने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों को देश में बनाने का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमको डेवलप करना होगा। तो देश में इनके मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि उसके लिए सरकार फिस्कल सपोर्ट भी दे इन सारी चीजों के लिए। दूसरा, हमारे आज जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम उस पर बैठे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में जो नए नए सनराइज सेक्टर्स हैं उनके लिए भी देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। वो देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हमने अनाउंस तो कर दिया, जैसे सोलर में हमने कह दिया हम 100 गीगावाट सोलर की कैपेसिटी करें, वैसे ही हमने कह दिया 2030 के बाद हम फॉसिल फ्यूल की, पेट्रोल डीजल की किसी कार को देश में बेचना अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी से लोग बैटरी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस सारी वो खरीदी जा रही है। तो अभी हमारे देश में कई हजार कंपनियां पेट्रोल डीजल के इंजन के कंपोनेंट्स बनाती है। अब कोयम्बटूर से लेके हैदराबाद और गुड़गांव तक जो कंपनियां इंजन के पार्ट्स बनाती है, पेट्रोल या डीजल के इंजन में 2000 कंपोनेंट्स लगते हैं, और वो सारे हमारे यहाँ बन रहे हैं। अब उनकी जगह ले लेंगे एक इलेक्ट्रिक ड्राइव जिसमें केवल 20 पार्ट होते हैं, तो पूरे देश में लगे हुए ये कारखाने बेकार हो जाएंगे, पूरे देश के इंजन मैकेनिक बेकार हो जाएंगे। और हमने अभी तक इलेक्ट्रिक ड्राइव की टेक्नोलॉजी अपने देश में डेवलप नहीं की है। वो हम टेस्ला की लाएंगे, कोई चाइनीज आएगी और कोरियन आएगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे सारे सनराइज सेक्टर्स, चूंकि समय काफी हो रहा है तो मैं ऐसे सनराइज सेक्टर्स के सबके नाम नहीं लूंगा। एक दूसरा उदाहरण में एक दूसरा क्षेत्र की बात अवश्य करना चाहूंगा कि आने वाला समय होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आज एग्रीकल्चर से लेके, हेल्थ केयर से लेके, सिक्योरिटी से लेके और मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर फील्ड में एआई प्रमुख होता जा रहा है। उदाहरण के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस तरह के एल्गोरिदम और प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि किसान ने अपनी फसल किस दिन बोई, उस दिन टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, और हर रोज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी किस गति से, किस तरह से बदल रहे हैं, और इसलिए उसकी फसल कितने दिन में पकेगी और कितना यील्ड होगा, इसका पूर्वानुमान करने के लिए भी एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए आईबीएम ने वाटसन नाम का अपना एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसी तरह से चाइनीज कंपनियों ने ऐसे एल्गोरिदम डेवलप किए हैं जिनसे वो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं किस आदमी को लंग कैंसर होगा। सिंपल लंग्स के एक्सरे के आधार पे वे ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस आदमी को 6 महीने बाद, इसको 2 साल बाद, इसको 1 साल बाद लंग कैंसर होगा, इसको नहीं होगा। ऐसे ही गूगल ने इस तरह के एल्गोरिदम डेवलप कर लिए हैं कि जिसके आधार पे वह रेटाइना के सिंपल एक पिक्चर फोटोग्राफ अपना कैमरा से क्लिक करके और रेटाइना के पिक्चर के बेसिस पे वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि किस आदमी को हार्ट ब्लॉकेज कितने समय बाद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारे हमारे देश के अस्पताल इस तरह के एआई बेस्ड प्रोडक्ट अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हम पैसे से धुल जाएंगे। विदेश व्यापार का हमारा घाटा जो अभी $160 बिलियन रहा है 1 साल पहले तक, वो और कितना बढ़ जाएगा। उसके कारण रुपए की कीमत कितनी नीचे गिरेगी, और इसलिए हमें एआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज जैसे हमारा बॉर्डर बहुत पोरस है, बांग्लादेश बॉर्डर पे तार की फेंसिंग कर दी, फिर भी एक पट्टियां लगा के और लोग फिसल पट्टी की तरह इधर आ जाते हैं बांग्लादेशी। तो इजराइल ने जैसे एआई बेस्ड प्रोडक्ट अपना डेवलप किया है, एक गार्डियम इस तरह का रोबोट उन्होंने डेवलप किया है, और पूरे बॉर्डर पे उन्होंने ऐसे सेंसर्स लगा दिए, इलेक्ट्रिक सेंसर्स, कि अगर वो सेंसर के वहां से कोई आदमी बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो सेंसर सीधा सिग्नल दे देता है उस गार्डियम नाम के रोबोट को, और वो रोबोट 50 से 60 किलोमीटर की गति से दौड़ कर जाकर उस आदमी को रोक देता है। तो कहने का मतलब है कि होमलैंड सिक्योरिटी से लेके डिफेंस से लेके हर फील्ड में, मैं अभी चूंकि समय हो रहा है तो आप कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें एआई का उपयोग नहीं होगा। और अगर एआई के सारे सॉल्यूशंस हम डेवलप करेंगे तो पूरी दुनिया से हमारे ऊपर पैसा बरसेगा और हमें ये दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा। तो मूल बात अब ये है कि आज अपने देश में यह सारे सनराइज सेक्टर्स
और सनराइज टेक्नोलॉजीज, इनको हमें डेवलप करना होगा। तो भारत आर्थिक महाशक्ति के पथ पर आगे तभी बढ़ सकता है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके सभी सेक्टर्स में अपने R&D को बढ़ावा देकर, और हम अगर अपने देश में इन सारी चीजों के उत्पादन को यदि बढ़ावा देंगे और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। आज देश में 400 MSME क्लस्टर्स हैं, कहीं टेक्सटाइल का क्लस्टर है, कहीं कांच के सामान का है, कहीं बिजली के सामान का है, कहीं नेटवियर्स का है। तो इन क्लस्टर्स में भी इन दिनों उनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए और इस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, सनराइज सेक्टर्स की स्थापना, और इस सब के लिए हमको इंडस्ट्री कंसोर्शियम, तो पहली बात मैंने कही थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, दूसरी बात मैंने कही थी स्वदेशी या इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म, तीसरी बात मैंने कही थी टेक्नो नेशनलिज्म, चौथी बात मैंने कही थी सनराइज सेक्टर्स और चाइना से डीकपल करने के लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की स्थापना विभिन्न प्रकार के। और एक जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें इंडस्ट्री कंसोर्शियम बनाने होंगे, उद्योग सहायता संघ। हमारे 400 जो इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं उनमें से हर एक को हमको इंडस्ट्री कंसोर्शियम में बदलना होगा, क्योंकि आज जैसे टेक्सटाइल में किसी जमाने में हमारा वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 6.5% हिस्सा था, आज वो 3% से नीचे आ गया। बांग्लादेश और वियतनाम का 6% से ऊपर चला गया। तो हमें चाहे टेक्सटाइल क्लस्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिक क्लस्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का क्लस्टर हो, उन सारे क्लस्टर्स का टेक्नोलॉजिकल रिनोवेशन करने के लिए उनको उद्योग सहायता संघ में बदलना होगा, हर एक क्लस्टर को। और जो नए उदीयमान उद्योग हैं, सनराइज सेक्टर्स हैं, उनके लिए भी हमको इंडस्ट्री कंसोर्शियम, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हो, कंसोर्शियम्स बनाने होंगे। कंसोर्शियम का मतलब होता है किसी एक प्रकार के उद्योग में लगे हुए सारे जो उपक्रम हैं उनका एक ऐसा एसोसिएशन जैसा बन जाता है, और प्रत्येक उसमें कार्यरत जो कंपनी या उत्पादक है वो थोड़ा बहुत एक निश्चित राशि हर साल कंट्रीब्यूट करता है उसमें, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें काफी बड़ी मात्रा में, अमेरिका में जैसे 1000 से ज्यादा ऐसे कंसोर्शियम्स हैं, और उन हर एक कंसोर्शियम में उन उद्यमियों के द्वारा जितना चंदा करके पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका कम से कम 4 से 5 गुना वो सरकार देती है। यानी कि कंसोर्शियम का R&D के खर्च में 80% से 90% तक वहाँ की अमेरिकन सरकार देती है। तो इंटरनेट से लेकर जितनी अमेरिका में पिछले 50 साल में टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है उन सब में 80 से 90% सरकारों का योगदान है कंसोर्शियम के माध्यम से। अमेरिका ने 1984 में अपने यहाँ एक कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट बना लिया था, जिसमें ऐसे कंसोर्शियम में हर एक मेंबर के राइट्स क्या होंगे, उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी, कितना चंदा उसको देना होगा, वो सारा उसमें नियमावली बनी हुई है। और इसमें कंसोर्शियम न बनाए तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एग्रीमेंट इस प्रकार के समान उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। उदाहरण के लिए आप लीजिए, जब सारे वाइट बॉडीड एयरक्राफ्ट अमेरिका में ही हुआ करते थे, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के, और तो यूरोप को लगा कि हमें भी एक वाइट बॉडीड एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए। तो यूरोप की उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपना कोई भी एक देश अपने बलबूते पे ऐसी हवाई जहाज बड़ा हवाई जहाज बनाने की कंपनी लगा सके। तो उन्होंने 4 देश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, चारों मिले, और चारों में जो छोटे छोटे एरोस्पेस स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां थी जो अमेरिकन बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए हिस्से पुर्जे सप्लाई करते थे, उन सबका एक उद्योग सहायता संघ बनाया जिसको उन्होंने कहा एयरबस कंसोर्शियम। और उसमें काम बांट दिया कि इसके प्रोपेलर कौन बनाएगा, इसका रडर कौन बनाएगा, सारे उन सैकड़ों एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के बीच में काम बांट दिया कि कौन कौन से पार्ट्स कौन कौन बनाएगा, और उन्होंने एयरबस असेंबल करनी शुरू करनी की, और कई सालों तक एयरबस कंसोर्शियम ही था। अब जाके उन्होंने उसको एयरबस कॉर्पोरेशन बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने देश में, भारत को अगर आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो हमें कंसोर्शियम रूट अपनाना होगा। अपने 400 जो MSME क्लस्टर्स हैं उनको भी कंसोर्शियम में बदलना होगा, और जो सनराइज सेक्टर्स हैं उनके लिए भी हमको कंसोर्शियम। और अब सवाल उठकर ये खड़ा होता है कि इन सब के लिए R&D के लिए बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को अपना फिस्कल सपोर्ट देना होगा, और फिस्कल सपोर्ट देने के लिए हमको फिस्कल रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। मूल रूप से हम देखें तो सरकार का अभी कोविड के बाद तो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन ऐसे में हमको मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, यानी कि नई मुद्रा का प्रसार करना चाहिए, जिसको M2 मनी सप्लाई कहते हैं। आज हमारे यहाँ मनी सप्लाई सबसे कम है,
आज हम देखें तो भारत में हमारे जीडीपी की तुलना में जो मनी सर्कुलेशन है M2 वो 0.778 है, एक की तुलना में, अगर हम जीडीपी एक माने, यानी कि जीडीपी का 77.8% हमारा मनी सर्कुलेशन है। स्विट्जरलैंड का ये 196% है, यानी कि 1.96 है, हमारा 0.778 है, या हमारा 77.8% है मनी सप्लाई जीडीपी की तुलना में, स्विट्जरलैंड का ये 196% है, जापान का 183% है, यूके का 116% है, थाईलैंड का 120% है, सिंगापुर का 140% है, मलेशिया का 129% है, ऑस्ट्रेलिया का 119% है, अमेरिका का 114% है, चाइना का 128% है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो जब तक अपना M2 मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने R&D के लिए, सनराइज सेक्टर्स के लिए, चाइना से डीकपल करने के लिए जो फिस्कल सपोर्ट चाहिए वो नहीं देंगे तो हम कभी भी आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। आर्थिक महाशक्ति द्रुत गति से बनने के लिए हमें कहीं न कहीं मनी एक्सपेंशन की तरफ जाना होगा, जिससे कि द्रुत गति से हम अपने इन सारे R&D में आगे बढ़ सकें। तो आवश्यकता इस बार, अब कुछ लोग ये कहते हैं और वो बात सही भी है कि हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, मुद्रा की आपूर्ति, तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये बात सही है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा के उसको कहीं अनुत्पादक कार्यों में लगा दिया, लोगों को पैसा बांटने में लगा दिया, तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो मनी सप्लाई बढ़ाते हैं उसको हमने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल में डाल दिया और फिर उससे केवल और केवल हमने, देश में मेट्रो ट्रेन नहीं बनती है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा उसमें से निकाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनते हैं तो उनके लिए निकाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए निकाला, तो क्या होगा कि जितना मनी सप्लाई होगा उससे ज्यादा देश में आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर मान लो एक अर्थव्यवस्था में 100 रुपए की करेंसी और 100 किलो गेहूं है, 1 रुपए किलो गेहूं बिकेगा, और अगर मान लो 200 किलो गेहूं हो गया और 200 करेंसी नोट हो गए तो वो 200 रुपए बिकेगा। और अगर गेहूं उतना ही रह गया तो मूल बात यह है कि हमें अपना आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जो अनुकूलताएं हैं वो, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो यूथ की स्ट्रेंथ है 20% वो हमारे पास है, सबसे ज्यादा MSME 6 करोड़ 70 लाख हमारे पास है, सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन हमारे पास है, सबसे दुनिया के 30 सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट्स हमारे पास हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपना ये सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए आने वाले समय के लिए अगर हम केवल और केवल स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा दिखाते हुए, तो देश में हर चीज का मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी। और अगर मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो देश में बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसको अब मैंने जैसा कहा था शुरू में कि मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। तो मैंने एक उदाहरण लेता हूं, जैसे हमारे देश में पहले सारे खिलौने देश में बनते थे। अब मान लो हम देखते हैं कि अब ज्यादातर खिलौने चाइना से, कोरिया से, अलग अलग देशों से आते हैं। अगर खिलौने की एक कार इस देश में बनेगी 100 रुपए की, तो उस 100 रुपए की खिलौने की कार बनाने वाली कंपनी को उसकी प्लास्टिक का माउल्ड बनाना होगा, डाई बनवानी होगी, तो उस डाई का 1 करोड़ रुपए के उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो डाई मैन्युफैक्चरर को काम मिलेगा, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको प्रति माह वेतन मिलेगा, तो बाजार में खरीदारी करेंगे, कई तरह का प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर उस प्लास्टिक की बॉडी में उसको एक कॉइल लगानी होगी सेल से चलाने के लिए। अब उसको एक कॉइल खरीदनी है तो कॉइल मैन्युफैक्चरर का काम चलेगा उस खिलौने की कार बनाने के लिए। कॉइल मैन्युफैक्चरर को कॉइल बनाने के लिए एनामल्ड वायर चाहिएगा, तो वायर एनामलिंग कंपनी को काम मिलेगा। अब वायर एनामलिंग कंपनी को कॉपर वायर चाहिएगा, तो वायर एनामलिंग कंपनी कॉपर ड्रॉइंग मशीन वाले को ऑर्डर देगी, कॉपर ड्रॉइंग मशीन वाले को कॉपर वायर का ऑर्डर मिलेगा तो वो कॉपर इनगोट खरीदेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन है, निम्नवर्ती मूल्य श्रृंखला है, इसमें सारे जिन हिस्से पुर्जों का उत्पादन होता है उसमें कई गुना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसके लिए एक उदाहरण मैं और दे देता हूं कि कैसे वो होता है। मान लो मैं अक्सर इन दिनों दे रहा हूं, मेरे ऑफिस में कुछ लोग दिन भर में आते हैं 10-20 लोग, और किसी का 2000 रुपए का नोट गिर जाता है, तो मैं देखता हूं कि भाई क्या करेंगे, तो मैं उसको, मेरे यहाँ जो काम करता है उसको कहूंगा देख कल शनिवार है तो ऐसा करना, ये 2000 रुपए का नोट पता नहीं किसका है, तू बाजार से कल सुबह 9 बजे लड्डू खरीद लेना और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना। तो वो 2000 रुपए के लड्डू जिस आदमी के बिके
वो 15 मिनट बाद नया घी खरीदेगा नए लड्डू बनाने के लिए, तो पड़ोस के दुकानदार से वो कहेगा कि भाई 2000 रुपए का घी दे दो। जब वो घी खरीदेगा तो वो मेरे ऑफिस में गिरा हुआ 2000 रुपए का नोट जो लड्डू वाले के पास गया, लड्डू वाले से वो घी वाले के पास चला जाएगा। घी वाला अगर थोड़ी देर बाद देखता है कि उसका एसी खराब है, वो एसी रिपेयर वाले को बुलाता है और वो 2000 रुपए एसी रिपेयर वाले उस लड़के के हाथ में चले जाते हैं। उसको अपने बच्चे के लिए कोई टी शर्ट खरीदना है तो उसने रेडीमेड वाले को वो 2000 रुपए दे दिए और अपने बच्चे के लिए टी शर्ट खरीद लिया। टी शर्ट में जिसने खरीदा उसको घर पे अपने मिक्सी ले जानी थी, तो उसने मिक्सी पास के इलेक्ट्रिकल स्टोर वाले से मिक्सी खरीद ली, वो 2000 रुपए उसके पास चले गए। मिक्सी वाले को अपने बच्चे के लिए कोई जीन्स की पैंट खरीदी थी, 2000 रुपए वापस किसी तीसरे रेडीमेड वाले को चले गए। रेडीमेड वाले को अगर 2000 रुपए का घर के लिए अगर जो आटा तेल ताल चाय आदि खरीदना था तो वो किराना वाले को चले गए। किराना वाले को अगर 2000 रुपए का कोई, तो अगर मेरे वो 2000 रुपए जो किसी के गिरे थे वो दिन भर में 10 लोगों के पास जाते हैं, तो वहां 20,000 रुपए की इनकम और मैन्युफैक्चरिंग जनरेट होती है। और 10 दिन में वो 20,000 के 2 लाख की होगी, वो इतने 100 लोगों के बीच में घूमेगा इसलिए। और 10 महीनों में वो 20 लाख रुपए की इनकम जनरेट करेगा एक 2000 रुपए का नोट। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स होंगे तो ये डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन में जितने की चीज बनेगी बिकेगी उसके कई गुने 50-60 गुना मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी। और इसलिए भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। तो अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदना, दूसरा मेड बाय इंडिया प्रोडक्ट्स ब्रांड्स और सर्विसेज को आगे प्रवर्तित करने के लिए टेक्नो नेशनलिज्म, अपने देश में जैसी भी अच्छी बुरी टेक्नोलॉजी डेवलप करना। तीसरी चीज विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाने की बजाय देश में के उत्पादकों को अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे कि वो देश में इन सारी चीजों का उत्पादन कर सके। और उसके लिए अगर फिस्कल सपोर्ट, राजकोषीय अगर सपोर्ट जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस, वह भी देने की आवश्यकता है तो वह देना। और सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी देश में डेवलप करने के लिए पर्याप्त मात्रा में R&D पर बजट का प्रावधान करना। तो निश्चित रूप से हम जो वर्ल्ड की 17.6% जो पॉपुलेशन है वह आने वाले समय में कम से कम अगर 17.6% नहीं 10% भी वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया 3% से आज, और अगर वो सारा इंडिया ओन्ड एंटरप्राइज होगी तो उसमें सारा डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन हमारे देश में होगी उसकी, और उससे हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अग्रणी देश बन सकते हैं और भारत पुनः एक विश्व गुरु की स्थिति में आ जाएगा जब हमारी आर्थिक सामर्थ्य अच्छी होगी। तो आज जैसे चाइना ने अपनी आर्थिक सामर्थ्य अच्छी कर ली तो पूरी दुनिया में कन्फ्यूशियस सेंटर भी स्थापित कर रहा है। हमारे देश में भी 15 विश्वविद्यालय में उन्होंने कन्फ्यूशियस सेंटर स्थापित कर रखे हैं। तो हम वैदिक सेंटर या वेदांत के सेंटर दुनिया भर में एस्टेब्लिश करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम पुनः वसुधैव कुटुंबकम के भाव से विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए भारत को आर्थिक महासत्ता बनने के लिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, हमारे गांवों को फूड सिस्टम में बदलना, किसान को उस फूड सिस्टम का पार्ट बनाना, और उसके साथ ही साथ आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा या स्वदेशी का भाव, टेक्नो नेशनलिज्म का भाव, और उसके साथ ही देश में होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमको ये सारा करना होगा। आप देखिए छोटा सा देश है स्वीडन, कितना 80 लाख की जनसंख्या, 90 लाख की जनसंख्या, पूरी दुनिया के लिए बस और ट्रक वो बनाता है, चाहे स्केनिया हो चाहे एबीएस वोल्वो हो। तो कहने का मतलब उस समय अगर टाटा मोटर्स और महिंद्रा ये 400 हॉर्स पावर के प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते तो आज केवल हम वोल्वो की बसों पे ही डिपेंड हो जाते, जैसे आज कोक और पेप्सी के ड्रिंक पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि देश में सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि समुन्नयन के लिए, और उद्योग व्यापार वाणिज्य और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सभी प्रोडक्ट्स के लिए, सनराइज सेक्टर्स के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन सुलभ कराने होंगे। और उसके लिए अगर हमको मोनेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप देखिए अमेरिकन इकोनॉमी का देखिए, अभी उन्होंने कोरोना के बाद करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा का क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दिया। क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि M2 मनी सप्लाई उन्होंने बढ़ा ली। और 2008 की आर्थिक मंदी के बाद तो उन्होंने $3 ट्रिलियन, हमारी आज जीडीपी ही $3 ट्रिलियन से कम है, $3 ट्रिलियन की उन्होंने मनी सप्लाई एक्सपेंशन किया। यूरोप ने भी यही किया, जापान ने भी यही किया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी तरह से देश में इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर
सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी क्षेत्रों में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स और सर्विसेज को मतलब जो है प्रवर्तित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संबल भी देना चाहिए। और देश के सब लोग यदि केवल मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उसमें मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया नहीं, ये सीधा देखें कि हम ये मेड बाय भारत है, तो निश्चित रूप से हम विश्व की क्रमांक 1 की आर्थिक महासत्ता होंगे। क्योंकि आज दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। आज दुनिया का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट टेक्निकल पूल ऑफ मैन पावर हमारे पास है। तो हम पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और खास करके अभी जो चीन से दुनिया के सभी देशों ने दूरी की है, ऐसे में भारत जो है उस स्थान को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में लेना चाहे, ले सकता है। चीन से डिस्टेंसिंग के कारण अब हमको अपना चीन से हमको भी अपनी अर्थव्यवस्था को डीकपल करने के लिए अपने देश में उन सारी चीजों के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए जिनमें हम चीन पर डिपेंडेंट है। और इन सब के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संबल भी राजकोष से इन सभी प्रकार के उत्पादों के लिए देना होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। संभव है मैंने अपनी बात को आप तक ठीक से पहुंचाया है। आप सबका आभार। एंड क्यों कर, प्रश्नोत्तर होंगे ना।